क्या आपने नोटिस किया है कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के बावजूद कुछ स्टॉक्स 4 से 5 साल पुराने लेवल पर वापस आ जाते हैं? जनरली ऐसा तब होता है जब एक्सटेंडेड वैल्यूएशन मल्टीपल्स वापस अपने हिस्टोरिकल मीडियन पर करेक्ट हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या मार्केट कोई ऐसा रिस्क देख रहा है जो हमें अभी क्लियरली नजर नहीं आ रहा, या फिर ये जेन्युइन मिसप्राइसिंग है और प्रॉफिटेबिलिटी सस्टेनेबली इंप्रूव हो रही है? चलिए डिटेल में देखते हैं। वैसे अगर आप कमोडिटीज ट्रेडिंग को डिटेल में समझना चाहते हो तो हमारा चैनल कमोडिटीज विद ग्रो जरूर चेक करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब सीधे वीडियो पे आते हैं। तो हमारा पहला स्टॉक KPIT टेक्नोलॉजी स्टॉक अपने जुलाई 2024 के ऑल टाइम हाई से 58% डाउन है और अभी 4 साल पुराने प्राइस लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। FY21 से FY25 तक कंपनी की सेल्स 2.9x ग्रो हुई, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4x बढ़ा। OPM 15 से 21% तक एक्सपांड हुआ, जो ऑपरेटिंग लेवरेज दिखाता है। नेट प्रॉफिट 5.7x जंप हुआ और प्रॉफिट मार्जिन 7 से 14% तक इंप्रूव हुआ। नाउ वैल्यूएशन के बेसिस पे देखें तो स्टॉक लगभग 28.5x PE पर ट्रेड कर रहा है, जो कई पीयर्स और इंडस्ट्री मीडियन से ऊपर है, लेकिन पेग रेशियो 0.66 है, जो कि हाई ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करता है। नाउ बिजनेस की बात करें तो KPIT एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि ऑटोमोटिव और मोबिलिटी कंपनीज को सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। कंपनी का बिजनेस 3 मेजर सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। सबसे बड़ा सेगमेंट फीचर डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन है, जो लगभग 61% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। इसके बाद क्लाउड बेस्ड कनेक्टेड सर्विसेज का करीब 22% कंट्रीब्यूशन है और आर्किटेक्चर एंड मिडलवेयर कंसल्टिंग लगभग 17% रेवेन्यू देता है। Q3 FY26 में कंपनी ने $202 मिलियन का टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू विन किया। ये कॉन्ट्रैक्ट्स यूरोप, US एंड चाइना जैसे की मार्केट से आए हैं। वर्टिकल स्प्लिट देखें तो पैसेंजर कार्स लगभग 80% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं, जबकि बाकी हिस्सा कमर्शियल व्हीकल्स से आता है। ज्योग्राफी के हिसाब से यूरोप सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, उसके बाद US और फिर एशिया आते हैं। Q3 FY26 में रेवेन्यू 9% ग्रो हुआ, ड्रिवन बाय यूरोप रीजन और कमर्शियल व्हीकल्स या ऑफ हाईवे सेगमेंट। कंपनी सॉल्यूशंस बेस्ड मॉडल की तरफ शिफ्ट कर रही है, जिससे कि फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स का शेयर 59% से बढ़कर 66% हो गया और पर पर्सन रेवेन्यू इंप्रूव हुआ। एक्सपेंसेस सेल्स से ज्यादा बढ़ने की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्लैट रहा और मार्जिन 200 BPS गिरा। अदर इनकम डिक्लाइन होने से नेट प्रॉफिट अराउंड 29% गिरा और मार्जिन 442 बेसिस पॉइंट्स डाउन रहा। ये फॉल ऑपरेशनल वीकनेस नहीं था, नए लेबर कोड्स के चलते पोस्ट टैक्स 46.9 करोड़ रुपीस का वन टाइम इम्पैक्ट आया। देखिए इस पे मैनेजमेंट क्या कह रही है। टाइम लॉस जो है वो वन टाइम वेज कोड का इम्पैक्ट हम निकालते हैं तो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा 180 करोड़ और वो पिछले क्वार्टर से कई गुना ज्यादा है। और प्रॉफिटेबिलिटी का अहम रेशो अब निकालेंगे वो वेज कोड का इम्पैक्ट निकाल के भी, तो 11.2% एक हेल्दी प्रॉफिट मार्जिन हम Q3 के नंबर्स में आते हैं। वहीं पे कंपनी के ग्रोथ आउटलुक को देखें, मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि Q4 FY26 इस फाइनेंशियल ईयर का सबसे हाई ग्रोथ क्वार्टर होगा। साथ ही FY27 में FY26 के कंपैरिजन में और हाई ग्रोथ अचीव करने का टारगेट है। बोरिंग्स FY24 के 329 करोड़ से बढ़कर सितंबर 2025 तक 529 करोड़ रुपीस हो गया। ये इंक्रीज मेनली शॉर्ट टर्म बोरिंग्स और लीज लायबिलिटीज की वजह से हुई है। Q2 FY26 रिजल्ट्स FY24 और FY25 में स्ट्रॉन्ग रहा, जहां CFO 1002 करोड़ से बढ़कर 1390 करोड़ हो गया। H1 FY26 में CFO 390 करोड़ रुपीस रहा, जहां रिसीवेबल्स पे प्रेशर दिखा। CFO या पैट रेशियो FY24 और FY25 में 1.7 टाइम्स था, जो H1 FY26 में 1.1 टाइम्स पर आ गया। मतलब कि इस पीरियड में कैश कन्वर्जन कंपैरेटिवली स्लो हुआ है। रिस्क्स की बात करें तो Q3 FY26 तक कंपनी के टॉप 25 स्ट्रेटेजिक क्लाइंट्स मिलकर टोटल रेवेन्यू का लगभग 88% कंट्रीब्यूट करते हैं। वहीं पर दो ऐसे कस्टमर्स हैं जो इंडिविजुअली ग्रुप के FY25 की टोटल रेवेन्यू का 10% से ज्यादा हिस्सा कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब अगर इन क्लाइंट्स ने अपना बजट कम किया या फिर स्ट्रेटजी चेंज की तो KPIT के रेवेन्यू पर डायरेक्ट और सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आ सकता है। दूसरी कंपनी है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। स्टॉक अपने फेब 2024 की ऑल टाइम हाई से 54% डाउन है और अभी 4 इयर्स पुराने प्राइस लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। FY21 से FY25 तक कंपनी की सेल्स 6.4 टाइम्स ग्रो हुई, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 13.1 टाइम्स जंप हुआ। OPM 7 से 15% तक एक्सपैंड हुआ, इंप्रूविंग एफिशिएंसी दिखाता है ये। नेट प्रॉफिट 17.4 टाइम्स बढ़ा और नेट मार्जिन 2.8 से 7.7% तक इंप्रूव हुआ। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेडली स्ट्रेंथन हुई। नाउ वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो ओलेक्ट्रा लगभग 58.5 टाइम्स PE पर ट्रेड
ट्रेड कर रहा है, जो कि मोस्ट पियर्स और मीडियन से एक्सपेंसिव लगते हैं। पेग रेशियो करीब 1 के आसपास है, जो कि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रिफ्लेक्ट करता है। बिजनेस की बात करें तो ओलेक्ट्रा कंपोजिट पॉलीमर इंसुलेटर्स, इलेक्ट्रिक बसेस और इलेक्ट्रिक ट्रक्स मैन्युफैक्चर करती है। इलेक्ट्रिक बस सेगमेंट में कंपनी लगभग 29% मार्केट शेयर के साथ इंडिया में नंबर 1 पोजीशन पर है। ओलेक्ट्रा का ईवी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, जो इंट्रासिटी और इंटरसिटी दोनों नीड्स को सर्व करता है। कंपनी 150 से 350 किलोमीटर रेंज का मल्टीपल ई बस मॉडल्स ऑफर करती है और 2022 में 350 किलोमीटर रेंज वाला ई टिप्पर भी लॉन्च किया इंफ्रास्ट्रक्चर यूज के लिए। Q3 FY26 में ई व्हीकल डिवीजन डोमिनेंट रहा, जो कि टोटल रेवेन्यू का 86.5% कंट्रीब्यूट करता है। वहीं इंसुलेटर डिवीजन का कंट्रीब्यूशन 13.5% रहा। Q3 FY26 में रेवेन्यू 29% ग्रो हुआ, ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स। ईवी डिलीवरीज 37% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 385 यूनिट्स तक पहुंची, जबकि इंसुलेटर डिवीजन 90% ग्रो हुआ। एक्सपेंसेस सेल्स से ज्यादा बढ़े, मेनली हायर मटेरियल कॉस्ट के चलते। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 18% बढ़ा, लेकिन मार्जिन 100 बेसिस पॉइंट्स गिरा। प्रोडक्ट मिक्स 9 मीटर बसेस एंड ई टिपर्स और हायर फिक्स्ड कॉस्ट्स ने मार्जिन्स पर प्रेशर डाला। इंटरेस्ट 82% और डेप्रिसिएशन 44% बढ़ने से नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर फ्लैट रहा और नेट मार्जिन में डिक्लाइन देखा गया। वहीं पे ग्रोथ आउटलुक देखें तो मैनेजमेंट FY26 में 1500 से 2000 व्हीकल्स डिलीवर करने का टारगेट रखती है। साथ ही अगले 2 साल में 300 से 350 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट R&D और नए प्रोडक्ट्स पर किया जाएगा, जो कि फ्यूचर ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। कैपेसिटी पर मैनेजमेंट क्या कह रही है, पहले उनकी बात सुनते हैं। Shift capacity, so we can do 2 shifts to achieve 5,000 right now. And once we achieve that capacity, which we expect around next year and FY28, then we will increase it to the 10,000 capacity which we have committed by FY28. और अब मार्जिन्स के पर्सपेक्टिव से मैनेजमेंट का व्यू देखते हैं। See, the market is growing. There are multiple competition and players coming in. When we were in the 3 or 4 players in the market, we were getting about 12 to 14% margin. If we have to grow well and also numbers are going up, we'll have to look at rationalization. Auto industry is at around 10% margin. EV, which is a new industry, cannot be at higher margin for longer time. We are sure that we will create value at 10 to 12% margin, and we'll get back to 12 and above, consistently looking at the product mix and where we are delivering and what type of tenders we are participating in. मार्च 2024 में टोटल बोरिंग्स 121 करोड़ थी, जो सितंबर 2025 तक बढ़कर 366 करोड़ हो गई। ये इंक्रीज दोनों लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के बढ़ने की वजह से आया। कैश फ्लो को देखें तो FY24 में CFO 143 करोड़ रुपीस था और FY25 में 141 करोड़ पर स्टेबल रहा, लेकिन H1 FY26 में CFO नेगेटिव 30.97 करोड़ हो गया, मेनली इन्वेंट्री लेवल्स बढ़ने की वजह से। CFO या पैट रेशियो FY24 के 1.81 टाइम्स से गिरकर FY25 में 1.01 टाइम्स और H1 FY26 में नेगेटिव हो गया, जो कैश कन्वर्जन प्रेशर को इंडिकेट करता है। मैनेजमेंट का कहना है कि इन्वेंट्री ऑप्टिमाइज की जा रही है और वर्किंग कैपिटल साइकिल को लगभग 2 महीने के आसपास स्टेबलाइज करने का टारगेट है। रिस्क्स की बात करें तो ओलेक्ट्रा का ईवी बिजनेस लार्जली ग्रुप एंटिटीज पर डिपेंडेंट है, जहां कंपनी का 26% या उससे ज्यादा स्टेक है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का साइज कंपनी के एनुअल टर्नओवर से काफी ज्यादा है, कुछ केसेस में 452%, 205% और 121% तक। तो इसका मतलब है कि रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा एसोसिएट एंटिटीज से आ रहा है। इतना हाई रिलेटेड पार्टी एक्सपोजर गवर्नेंस रिस्क हो सकता है, इसलिए इन्वेस्टर्स को इस पे नजर रखनी चाहिए। तीसरी कंपनी है इन्फो एज इंडिया लिमिटेड। हाँ, वही कंपनी जो कि जोमेटो का 12.4% स्टेक ओन करती है। वेल, स्टॉक अपने जनवरी 2025 के ऑल टाइम हाई से 40% डाउन है और अभी 5 साल पुराने प्राइस लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। साथ ही FY21 से FY25 तक कंपनी की सेल्स 2.5 टाइम्स बढ़ी, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 11.8 टाइम्स जंप हुआ। OPM 7 से 31% तक एक्सपैंड हुआ। मार्जिन स्ट्रेंथ दिखाता है ये। नेट प्रॉफिट वोलेटाइल रहा, लेकिन FY25 तक रिकवर करके मार्जिन 46% तक पहुंच गए। प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई। इन्फो एज एक लीडिंग कंज्यूमर इंटरनेट कंपनी है जो कि रिक्रूटमेंट, रियल एस्टेट, एजुकेशन और मैच मेकिंग सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है। कोर बिजनेस के साथ इन्फो एज ने FY25 तक 110 प्लस स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है, जिसमें जोमेटो और PB फिनटेक भी शामिल है। रिक्रूटमेंट सेगमेंट सबसे बड़ा रेवेन्यू ड्राइवर है। नौकरी इंडिया का लार्जेस्ट जॉब मार्केट प्लेस है, जो एज ऑफ Q3 FY26 75% प्लस ट्रैफिक शेयर होल्ड करता है। रियल एस्टेट सेगमेंट में 99 एकर्स ऑनलाइन प्रॉपर्टी क्लास फील्ड्स स्पेस का स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, जहां पर रिसेंट क्वार्टर्स में ट्रैफिक टाइम शेयर एज ऑफ Q3 FY26 50% के आसपास
आसपास रहा है। एजुकेशन वर्टिकल शिक्षा, हायर एजुकेशन, डिस्कवरी सेगमेंट का एक लीडिंग प्लेटफॉर्म है और मैच मेकिंग सेगमेंट में जीवन साथी पैन इंडिया टॉप 3 में है और हिंदी स्पीकिंग मार्केट्स में एज ऑफ Q3 FY26 45% प्रोफाइल शेयर के साथ लीडर है। रेवेन्यू मिक्स को देखें तो Q3 FY26 क्वार्टर में रिक्रूटमेंट सॉल्यूशन सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है जो लगभग 72% कंट्रीब्यूशन करता है। Q3 FY26 में रेवेन्यू 13% ईयर ऑन ईयर बढ़ा, ड्रिवन बाय कोर सेगमेंट्स। रिक्रूटमेंट और 99 एकर्स दोनों ने 14% YOY ग्रोथ डिलीवर की, जहां रियल एस्टेट में सेकेंडरी मार्केट यानी कि रीसेल एंड रेंटल स्ट्रॉन्ग रहा। ब्रोकर लिस्टिंग्स 41% YOY बढ़ा। एक्सपेंसेस ग्रोथ सेल्स से ज्यादा रही जिस वजह से मार्जिन पर प्रेशर आया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10.5% YOY बढ़ा लेकिन मार्जिन 100 बेसिस पॉइंट्स गिरा। नेट प्रॉफिट 10% ग्रो हुआ पर नेट मार्जिन 118 बेसिस पॉइंट्स डिक्लाइन हुआ। अगर बैलेंस शीट देखें तो कंपनी की बोरिंग्स मेनली लीज लायबिलिटीज की वजह से है। बैलेंस शीट का मेजर हिस्सा इन्वेस्टमेंट्स का है जो कि 31,203 करोड़ से बढ़कर सितंबर 2025 तक 54,424 करोड़ हो चुके हैं। लिस्टेड इन्वेस्टमेंट्स में कंपनी की मीनिंगफुल स्टेक है, साथ ही 21 अनलिस्टेड एंटिटीज में भी इन्वेस्टमेंट है जिनकी टोटल कैरिंग वैल्यू 654 करोड़ रुपीस है। कैश फ्लोज देखें तो FY24 में कंपनी ने 702 करोड़ रुपीस का ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट किया जो कि FY25 में बढ़कर 876 करोड़ हो गया। H1 FY26 में CFO 332.7 करोड़ रुपीस रहा। CFO या पैट रेशियो FY24 के 1.2 टाइम्स से गिरकर FY25 में 0.7 टाइम्स और H1 FY26 में 0.5 टाइम्स हो गया। इसका मतलब है कि अर्निंग्स की कंपैरिजन में कैश कन्वर्जन थोड़ा वीक हुआ है। रिस्क्स की बात करें तो कंपनी अभी लगभग 55 टाइम्स PE पर ट्रेड कर रही है जो कि पीयर्स और इंडस्ट्री मीडियन से काफी ज्यादा है। पेग रेशियो नेगेटिव है क्योंकि पिछले 3 सालों में प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव रही है, साथ ही सेल्स ग्रोथ भी पिछले कुछ सालों में स्लो हुई है। अगर ग्रोथ स्ट्रॉन्ग पेस पर वापस नहीं आती है तो वैल्यूएशन पर प्रेशर आ सकता है। दूसरा रिस्क है स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स का। तो कंपनी का अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स में लगभग 1755 करोड़ रुपीस का एक्सपोजर है जो कि हाई रिस्क नेचर का होता है। पहले ही करीब 725 करोड़ रुपीस राइट ऑफ या एग्जिट हो चुके हैं। इसलिए इन्वेस्टर्स को अर्निंग्स ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो दोनों पर ही नजर रखनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी वो 3 स्टॉक्स जो कि प्रॉफिट और सेल्स में तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा रहे हैं लेकिन उनके स्टॉक प्राइसेस 4 to 5 इयर्स पुराने लेवल्स पर ट्रेड कर रहे हैं। इन तीनों ही बिजनेसेस में आपको सबसे ज्यादा क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और याद रखिए कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, इससे किसी भी तरह का आप इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.